अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा जनाब, मज़े में रहना बड़ा ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ही आपकी लाइफ जो है वो अच्छे से गुजरेगी। आप अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। कल की कुछ बात कर लेते, वीकेंड की बात कर लेते। वीकेंड कैसा गुजरा? अच्छा, ये वीकेंड जो है बहुत सारे लोगों का बड़ा अच्छा रहा, स्पेशली कराची में। उसकी रीज़न थी मौसम वॉज ऑसम एंड स्टिल अभी जो कराची का मौसम है बहुत ज़बरदस्त मौसम है। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग जो है इस मौसम में अब इंजॉय करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके से अभी थोड़ा सा गर्मी कम हुई है तो सबका मूड अच्छा हो गया है। लेकिन कल कुछ लोगों के मूड ख़राब थे। वो लोग थे जो कि डेफिनेटली मैसी को सपोर्ट कर रहे थे और फुटबॉल के मैच था, फाइनल था, और वाकई बहुत सारे ऐसे मनाजिर थे जिसमें लोगों के दिल भी टूटे। लेकिन बात वही है, अल्टीमेटली टीम वही जीतती है जिसने मेहनत की हुई हो। मगर 90 मिनट्स जो थे ना, दैट वॉज टू मच एक्साइटेड। और वर्ल्ड कप का फाइनल अनएक्सपेक्टेड रहा। इन माई पर्सनल ओपिनियन दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। मुझे ऐसा लग रहा था आते ही जो है वो मेसी की जानिब से धुआंधार कर हो जाएगा, मतलब वो मौका नहीं देंगे जो है ना बाकी प्लेयर्स को। बट कुछ ना कुछ ऐसी वहाँ पर चीज़ें भी देखने को मिली जो लम्हात मेमोरीज बन गए। वो जो मोमेंट्स थे उसका जिक्र चलता रहेगा, उसका जिक्र सब करते रहेंगे। बट मैच वॉज रियली रियली अनएक्सपेक्टेड। फाइनली अब ये फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है हो गया है, लेकिन उसके बाद अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारी बातें भी सामने आ रही हैं। और ये वीकेंड जो है लोगों का एनर्जेटिक रहा, एक्साइटिंग रहा। स्क्रीन्स वगैरह सब जगह लगे हुए थे और लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो जब इस तरह की एक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल लेवल पर हो या फिर आपके अपने मुल्क में हो रही हो, तो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, शहर कायद का जो मौसम है उसकी कुछ सूरत हाल क्या है? मैंने तो वैसे आपको बता दिया कि मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली महकमा मौसमियात क्या कह रहे हैं इस हवाले से वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब जो है 72% है। शहर कायद में मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। इसके अलावा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 से 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 27.7 डिग्री रिकॉर्ड किया है, जबकि शहर में जनूब मगरिब सिम से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार जो है 100 पार्टिकुलेट मीटर से कम रिकॉर्ड की गई है। ओके जी, ये हो गया मौसम का हाल। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये क्या है जी? ये है जी FIA इमिग्रेशन के हवाले से। FIA इमिग्रेशन की जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयाँ, इन्होंने इस हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। जाली इमिग्रेशन रिकॉर्ड और गैर कानूनी जो माइग्रेशन है उसकी मुतादिद कोशिशें जो है नाकाम बना दी गई हैं। डायरेक्टर FIA कराची जोन की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन कराची की निगरानी में FIA इमिग्रेशन ने जाली इमिग्रेशन रिकॉर्ड और गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में आई। कार्रवाइयों में मुतादिद अहम केसेस जो हैं वो बेनकाब किए गए। तर्जुमान FIA का ऐसा कहना है, जबकि तर्जुमान FIA जो है इनका मजीद कहना है कि थाईलैंड जाने वाले मुसाफिर मोहम्मद एजाज को जाली इमिग्रेशन स्टैम्प्स इस्तेमाल करने पर ऑफलोड कर दिया गया। जिन्ना ये जो ओवरऑल जो ये सारा इमिग्रेशन क्रैकडाउन हुआ है और जिस तरह से FIA ने इसके ऊपर क्रैकडाउन किया, इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से कि जहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। अच्छा, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जांच पड़ताल की गई, तो जांच के दौरान पाकिस्तानी और मलेशियन इमिग्रेशन के जो एंट्री और एग्जिट स्टैम्प्स थे वो मशकूक और जाली पाए गए, जबकि उनका IBMS रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। अच्छा जी, ये तर्जुमान FIA की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि मुसाफिर ने एतराफ़ किया कि मलेशिया में मुकीम एजेंट असद ने 700 मलेशियन जो हैं उनके एवज़, यानी कि जो ये उनके पैसे हैं, जो उनकी ये करेंसी है 700 मलेशियन के एवज़ जाली इमिग्रेशन स्टैम्प्स लगवाकर वीज़े की तजदीद में सहूलत फराहम की। ये कहना है जी तर्जुमान FIA का। तो अब इस हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये अहम खबर हमने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आप लोगों ने भी इस तरह के जाली एजेंट से होशियार रहना है और आपने ये देखना है कि अगर आपने कहीं मुल्क से बाहर जाना है तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से जाएं, प्रॉपर ऑफिशियल वे में अप्लाई करें। अगर किसी ट्रैवल एजेंट से मिलना है वो आपको सारा प्रॉपर तरीक़ेकार बताएगा कि जी ऑफिशियली आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीके, ये जो रास्ते होते हैं, ये बहुत गलत रास्ते होते हैं। ये कभी आपने इख्तियार नहीं करने, ऐसे आपने कहीं किसी मुल्क में बाहर नहीं जाना है। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आज बात करेंगे हम योगा के हवाले से कि जी योगा करना कितना मुफीद है, योगा के आसान स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्या हर उम्र की ख़वातीन योगा कर सकती हैं, ये जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं योगा के हवाले से। अच्छा, योगा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हम करते हैं इसलिए कि आप एजुकेट हो सकें, आपको पता चल सके
कि योगा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी टिप्स जो हैं बहुत आसान होती हैं, बहुत आसानी से आप घर बैठे भी योगा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन योगा आपकी लाइफ में चेंजेस क्या लेके आता है? योगा आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आता है। योगा आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत मौसर टेक्निक है। योगा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टेक्निक भी ट्रेनर जो हैं वो फॉलो कराते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक भी एक्सपर्ट आपको बताते हैं जिससे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप कूल काम हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी है, तो आपके अंदर पेशेंस आ जाता है। ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होता है। सो इनफैक्ट जिन लोगों को भी अभी तक ये नहीं मालूम है कि योगा उनकी लाइफ में क्या अहम किरदार अदा कर सकता है, तो आज का शो उन्हीं लोगों के लिए है कि आप ये जानें, सीखें, समझें कि योगा जो है एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, एक बड़ी ज़बरदस्त मॉर्निंग की आपकी फ़ील है कि जब आप योगा से अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ऑब्वियसली अर्ली तो आप नमाज वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप सुबह के 7-8 बजे जब स्टार्ट करते हैं योगा और अपने दिन का आगाज़ करते हैं एक भरपूर अच्छी एक्सरसाइज के साथ, तो आपकी मसल एक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है। आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है। आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, अभी मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। बात करते हैं इस पर हिना सुहेल से। हिना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हिना, ये बताइए कि योगा के जो अब न्यू और आसान स्टेप्स हैं वो कौन से हैं कि हर उम्र की ख़वातीन जो है वो आसानी से ये स्टेप्स कर सकें? योगा के तमाम ही स्टेप बहुत आसान होते हैं। हर किस्म का स्टेप जो है वो मॉडिफाई हो सकता है हर एक के लिए, जैसी आपकी नीड, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। सो योगा कोई इतना मुश्किल नहीं है। योगा लोग चेयर पे बैठ के भी करते हैं, योगा लोग ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ। और योगा आप अपने सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। बट बेसिकली जब आपको मूवमेंट चाहिए होती है तो आप अपनी पूरी बॉडी को मूव करें, वो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी ये कि योगा का एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटी एजिंग। यस, बिल्कुल। योगा का ये जो इससे पहले भी आपने शो में जो है इसका जिक्र किया था कि जो लोग ये समझते हैं कि योगा जो है सिर्फ इसीलिए है कि जी ठीक है, कुछ डिसिप्लिन आ जाएगा ज़िंदगी में, या आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा उसमें, या आपके पास से गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो ये भी सुन लें कि योगा का एक और फ़ायदा भी है। बेनिफिट ऑफ योगा ये भी है कि ये एंटी एजिंग भी है, और इसकी बड़ी ज़बरदस्त टिप्स जो हैं वो बताती हैं हमें हिना। तो हिना, प्लीज़ हमारे साथ में शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। तो एजिंग का जो सबसे पहला इफेक्ट नज़र आना शुरू होता है वो हमारे फेस पर आना शुरू होता है। और फेस पर एजिंग ज़्यादा तेज़ी से इस वजह से आती है कि हम दिन भर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, दिन भर का स्ट्रेस अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती और हमारी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती। सो ग़िज़ाई ज़रूरतें जो होती हैं, जिसको हम आमतौर पर खाना समझते हैं, बिल्कुल खाना खाइए, लेकिन आप ये देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। सो आप अपनी कैलोरीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स की जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत है जिस्म के डिफरेंट एरियाज को काम करने के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रख रहे, आपके कार्ब्स बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप कार्ब्स ले रहे हैं, फैट बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप वाइटामिन्स और मिनरल्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो वो सब हमारे फेस के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है फेस के ऊपर वो नींद पूरी ना होने की वजह से आता है। और ना सिर्फ नींद, बल्कि जब नींद पूरी नहीं होती तो इंसान दिन भर चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आ रहा होता है, आपको स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपसे कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा होता, पूरा ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता। वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके फेस को, और आपके फेस पे जल्दी वक्त से पहले रिंकल्स आनी शुरू हो जाती हैं, वक्त से पहले आपकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है, रंगत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। रंगत ख़राब होने का मकसद ये नहीं है कि रंग काला या गोरा या इस तरह कुछ, रंगत ख़राब होने का मकसद है जो आपका स्किन टोन है वो ब्लेमिशेस और धब्बे आना स्किन के ऊपर, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सो जो भी आपका कलर है वो बहुत खूबसूरत है, उसके ऊपर धब्बे आना और ये सारी चीज़ें, इनका हमें ख्याल रखना होता है कि हमारी स्किन क्लियर रहे, साफ़ रहे, अच्छी दिखे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा ये बताइए कि इसके इजी स्टेप्स क्या हैं? इसका सबसे ज़्यादा इजी स्टेप तो सबसे पहले तो नींद है।
अपनी नींद जरूर पूरी करें, जी। 7 to 8 आवर्स की नींद आप अपनी कंप्लीट रखें। ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि ब्रीदिंग बहुत अच्छी सी करें। सो आज मैं आपको बहुत मजेदार ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगी जो कि आपकी स्किन को आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेट करती है, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन को रेगुलेट करती है। और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रेगुलेट होगी, आप अच्छा साफ सुथरा खून सर्कुलेट होगा बॉडी के अंदर, तो फेस पर थोड़ा सा ग्लो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। अरे ठीक वाह, है? बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल। ठीक है जी। तो बहुत आसान सी टेक्निक है। हम इनहेलेशन करेंगे 4 काउंट्स तक और एक्सेलेशन करेंगे थोड़े से झटके के साथ 4 काउंट्स तक। ठीक है। सो इनहेल फॉर 1 2 3 4 इस तरह से होगा। 1 2 3 4 राइट। रिटेन करेंगे ब्रेथ को थोड़ा सा फॉर अबाउट 4 सेकेंड्स। 1 2 3 4 और एक्सेल थोड़े से झटके से करेंगे। ओके। तो 4 inhales, retain breath for 4 counts and 4 exhales। 4 दफा इनहेलेशन करेंगे, 4 सेकेंड या 5 सेकेंड तक ब्रेथ को रोक के रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे बॉडी के अंदर और झटके से आहिस्ता आहिस्ता 4 झटकों में छोड़ देंगे। ठीक है। आसान सी टेक्निक है, हर कोई बहुत इजीली कर सकता है। इसको कम से कम दिन में 5 मिनट तक प्रैक्टिस करें। और ब्रीदिंग का जो ड्यूरेशन है वो इतना स्लो होना चाहिए आपका, इतनी आहिस्ता आहिस्ता से आप ब्रीदिंग करें कि आप 1 मिनट के अंदर 4 से 5 दफ़ा एक पूरा राउंड कंप्लीट कर सकें। ठीक है। 4 से 5 राउंड कंप्लीट कर सके इन 1 मिनट। तो 5 मिनट में आपके कोई 25 ब्रेथ्स होंगे, लेकिन वो 25 ब्रेथ्स जो हैं वो आपके 1 घंटे की ब्रीदिंग के बराबर के होंगे। फिल्टर्ड ऑक्सीजन जाती है आपके ब्लड सर्कुलेशन में, जो ऑक्सीजन शामिल होती है वो फिल्टर्ड होती है, साफ सुथरी होती है और इससे फेस पर ग्लो आना शुरू होता है। लेट्स प्रैक्टिस फॉर 1 मोर टाइम। इनहेल फॉर 4 काउंट्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड एक्सहेल फॉर 4 काउंट। ठीक है। राइट। चलें। इनहेल इन। चलें जी, करें आप टेक्निक। राइट। 2 3 4 राइट। ये जी 3 4 राइट। 1 अच्छा नाउ। ठीक है। 4 ओके inhales, ग्रेट। हाँ 4 टाइम 4 सेकेंड्स होल्ड एंड 4 काउंट्स एक्सहेल। ठीक है। सही, बिल्कुल। 1 मोर। इनहेल एक्सहेल, हाँ बिल्कुल। 4 inhales, hold for 1 2 3 4 exhale for राइट। experience। हाँ बिल्कुल, ठीक है? ज़बरदस्त। हाँ, और ये आसान सी जो है वो टेक्निक बहुत है आसान। और घर बैठे ख़वातीन कर सकती हैं। एक्सेल एंड बिल्कुल इनहेल, आसान। और ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक है। इससे आपकी स्किन भी बेहतर हो रही है, इससे आपकी जो ऑक्सीजन है वो भी बहुत बेहतर हो रही है। तो ये घर बैठे ज़रूर ये टेक्निक किया करें, ज़रूर इन एक्सरसाइजेस का हिस्सा बने। और अगर आप चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट से भी ज़रूर पूछ लें। अच्छा ये बताएं, ये कंसिस्टेंसी के साथ करें तो इसका कितना बेनिफिट है ना? देखिए, जितनी भी एक्सरसाइजेस, देखिए बेनिफिट जब होता है जब आप सारा एक लाइफस्टाइल में कंसिस्टेंसी लेकर आए। आपकी नींद रोजाना पूरी हो, आपकी ग़िज़ाई ज़रूरतें रोजाना पूरी हो और आपकी ब्रीदिंग, आपकी एक्सरसाइज, बॉडी की मूवमेंट, वो सब रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट हो। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2-2 घंटे या 3-3 घंटे एक्सरसाइज करें। आप सिर्फ दिन में 20 मिनट निकालिए, उसमें कंसिस्टेंसी के साथ। जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो 20 मिनट से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे एक दिन करने के बाद उसके बाद आपकी हिम्मत ही खत्म हो जाए और फिर आप अगले दिन जा ही ना सकें, अगले दिन एक्सरसाइज के लिए खड़े ही ना हो सकें। हाँ। सो उसको आराम से, जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी के अंदर शामिल करते जाइए, अपने रूटीन के अंदर शामिल करते जाइए। और जब आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा तो आप उसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज की, आप उसमें मसल स्ट्रेंथनिंग भी शामिल कर सकते हैं। तो सारी एक्सरसाइजेज जब आप शामिल करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी निकाल लेंगे अपने लिए, क्योंकि आपको रूटीन बनाना ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी में रूटीन की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल सही कह रही है, रूटीन की बड़ी अहमियत है, लाइफस्टाइल की बड़ी अहमियत है। अच्छा, ये रूटीन किस तरह से मेंटेन किया जाए? ग्रेजुअली स्लोली तो लोग इसको कर लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि कंसिस्टेंसी करना मुश्किल है। फिर कोई एक एक रूटीन अगर सेट करें तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाती है। जब वो बिल्कुल कहते हैं ना कि टोटल चेंज लेके आना है, तो वो बड़ा मसला हो जाता है लोगों के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि भाई नींद भी पूरी करें तो एक्सरसाइज भी करें, हर चीज़ प्रॉपर कैसे करें, तो इसको एडजस्ट कैसे करें, ग्रेजुअली स्लोली स्टार्ट कैसे करें? आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मैंने यही बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि एकदम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। आप आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट से स्टार्ट करें।
तो 20 मिनट निकालना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है अपने लिए, मेरे ख्याल से। नहीं, वो तो 20 आहिस्ता मिनट आहिस्ता स्टार्ट करें है ना। हैबिट कैसे मेंटेन की जाए, जल्दी सोना है, ज़्यादा पानी पीना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छे थॉट्स रखने हैं, कंसिस्टेंसी रखनी है। अब ये सारी चीज़ें जब लोगों को एक साथ कहा जाए ना तो वो कहते हैं ये तो पूरा मुकम्मल चेंज आ रहा है ज़िंदगी पूरा में। मुकम्मल चेंज आ हाँ, रहा है। मतलब ये कैसे बहुत पॉसिबल है। हाँ, तो ये पहले तो सबसे पहला स्टेप तो आपका नींद है ना, कि आप जल्दी कैसे सोएं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, बताएं कि लोग हाँ हैबिट हाँ टू हैबिट अपने आप को कैसे चेंज करें, मतलब हाँ, 1 बाय 1 करके कैसे चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है। हाँ। देखिए, जो मैं आपको अपनी टेक्निक बता देती हूँ जो मैं करती हूँ। सो मैं एक दिन के कामों की एक छोटी सी लिस्ट बना के रखती हूँ। मेरे पास एक टू कॉपी डू हमेशा लिस्ट, मौजूद रहती यस है, आई अभी डू भी ऑल्सो मौजूद है समटाइम्स। मेरे पास एक कॉपी। हाँ, यस ये अभी यस। भी मौजूद है और इसके अंदर पेन हर वक्त रखा रहता है, हाँ अभी भी पेन मौजूद है इसके अंदर। हाँ, तो उसमें एक टू डू लिस्ट बनी हुई है यस और उसको आप जो भी आपका टास्क कंप्लीट होता जाए उसके ऊपर आप टिक लगाते हैं। जब आप टिक लगा देते हैं ना, हाँ। तो आपकी माइंड को, आपकी बॉडी को पता चल जाता है एक टास्क कंप्लीट हो गया। फिर आपका एक सेंस ऑफ अचीवमेंट डेवलप होता है। ठीक है, आप काम दिन भर करते रहते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिल रहा होता आपको, वो टिक लगाने से सेंस ऑफ अचीवमेंट बन पाता है। तो जब आप एक दिन टिक लगाएंगे ना, तो फिर आपको जरूरत महसूस होगी, आपकी बॉडी को, आपकी माइंड को जरूरत महसूस होगी कि दूसरे दिन भी टिक लगे, तीसरे दिन भी टिक लगे। ठीक है, तो जब वो 1 वीक का स्ट्रीक आपका पूरा हो जाएगा ना, जैसे आप स्ट्रीक्स बनाते हो ना, जी जी तो बिल्कुल। 1 वीक का जब आपका स्ट्रीक पूरा हो जाता है, हाँ तो आपकी बॉडी फिर अच्छा फील करने लगती है। फिर आप उसको नेक्स्ट वीक का एक एक वो टू डू लिस्ट आप अपनी बना लीजिए। हाँ हर हफ्ते अलग अलग टू डू लिस्ट बनाइए, एक ही हफ्ते में सारा काम एक साथ नहीं कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाइए। किसी चीज़ का टाइम बढ़ा दीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसका टाइम कम कर दीजिए। हमें स्क्रीन टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, स्क्रोलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उसका टाइम हम थोड़ा थोड़ा सा कम करते जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको अचानक से छोड़ दीजिए, ज़रूरी है। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड रहना अब आज के ज़माने में ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक टाइम है। को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं हम, सही टाइम और को। हमारे लिए बिल्कुल हाँ हमारे लिए जो ज़रूरी है उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो सही। टिक लगाने से ना आपको बहुत बड़ी चेंजेस महसूस होते हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड को सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, विच वर्क्स लाइक मैजिक। मेरे लिए तो ये मैजिक की तरह काम करता है और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें खुद ब खुद पजल की तरह सेट होना शुरू हो जाती हैं। एंड इट मेक्स सेंस। सही, बिल्कुल। आपने जिस तरीके से कहा ना कि ये चीज़ें जो है फिर सेटल करने की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये जो टू डू लिस्ट का आपने जिक्र किया ये ज़रूर बनानी चाहिए। और योगा जो है आपकी इन्हीं जो चीज़ें हैं, यही जो आपका लाइफस्टाइल है, इसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। थैंक यू वेरी मच हिना फॉर योर टाइम। और बात यही है कि जब आप योगा की तरफ आते हैं, जब आप किसी भी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जिम करते हैं या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपकी कमिटमेंट होती है कि ठीक है मैंने रोज़ाना ये इसको इस टाइम पर करना है। तो उसके वजह से आपके लाइफ की बहुत सारी जो रूटीन होती है पूरे दिन की, वो चेंज होती है कि आपने उसके मुताबिक अपनी चीज़ें करनी है। मुझे सुबह आके मॉर्निंग शो करना है, मेरी एक रूटीन है, तो मेरी चीज़ें उस हिसाब से सेट होती हैं। किसी को सुबह जाके स्कूल में पढ़ाना है, किसी को कॉलेज में पढ़ाना है, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई डॉक्टर हैं, तो उनकी रूटीन उस हिसाब से सेट होती है। तो हमारी जो मॉर्निंग की रूटीन होती है ना, वो एक्चुअली हमारा पूरा दिन प्लान करते हैं और हम नेक्स्ट डे भी उस हिसाब से प्लान करते हैं। तो टू डू लिस्ट बनाना बड़ा ज़रूरी है और यही चीज़ें किसी भी कमिटमेंट की वजह से आपको कनेक्ट करती हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आती हैं। तो टू डू लिस्ट बनाएं, योगा करें, आसान स्टेप्स करें और देख लें कि आपकी प्रायोरिटी दिन भर की क्या है। अगर 10 काम आपने उसमें से लिखे हैं, तो आप प्रायोरिटी जो है ना उसके ऊपर ज़रूर टिक किया करें कि ये प्रायोरिटी है, ये तो आई हैव टू डू दिस इन अ होल डे। तो आपने करना है वो काम। आप देखें आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप यू फील रिलीव्ड कि नहीं भाई मैंने बहुत सारे काम जो हैं वो कर लिए हैं और आज के दिन ये सारे काम हो गए। लेकिन उसमें एक नेकी भी ज़रूर किया करें, अगर एक से ज़्यादा करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर अपने दिन में ये भी देखा करें टू डू लिस्ट में कि आज मैंने किसी के साथ कोई नेकी की या नहीं की, या आज का दिन कैसा गुजारा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो स्किन केयर के हवाले से बात करते हैं। अच्छा जनाब, वीकली जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कोशिश ये होती है कि नई नई चीज़ें भी आपको बताएं कि स्किन केयर से रिलेटेड कौन से नए ट्रीटमेंट्स हैं,
कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है जिससे आप अपनी स्किन की कंडीशन बेहतर कर सकते हैं, स्किन क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। मेलाज़मा, पिगमेंटेशन, टू टोन स्किन, मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ इसलिए कि ये बहुत कॉमन इशू है और इस इशू की वजह से बहुत सारी ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक फाउंडेशन नहीं यूज़ कर सकती, उनको बहुत लेयर लगानी पड़ती है, यानी फाउंडेशन से कवर नहीं हो रहा, फिर कंसील करना पड़ता है, फिर उसके अलावा स्टिक भी लगानी पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी बेस जो है वो बहुत नेचुरल लगाएं, आप एक ही बेस लगाएं या हल्का सा आप आइज़ के नीचे जो है वो कंसीलर लगा लें और यू आर फाइन इनफ टू गो आउट, तो उसके लिए आपको पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन से जान छुड़ानी होगी। अपनी स्किन को आपको इवन टोन करना होगा, वन टोन करना होगा। अब ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि इलाज तो इसके हैं, ट्रीटमेंट्स तो हैं, लेकिन कौन से वर्केबल हैं, कौन से वाकई आपको फ़ायदा देते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ताहिरा, ये बताइए कि ये पिगमेंटेशन किस तरीके से दूर की जा सकती है, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इसकी कितनी केयर करनी पड़ती है, क्या वाकई इसके इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिससे इसको 100% ख़त्म किया जा सकता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिगमेंटेशन पहले नंबर पे तो एक तरह की होती नहीं। पिगमेंटेशन का मतलब होता है दाग धब्बे। बिल्कुल। अभी आपने देखा है कि भाई आपका दाग धब्बा है किस लिए, और डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा दाग या धब्बा है उसका ट्रीटमेंट भी उस तरह से होगा और उसका आउटकम भी उस तरह से होगा। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको हुए छोटे मोटे दाने हो गए, पिंपल्स हो गए, और पिंपल्स जब चले जाते हैं तो उन्होंने दाग धब्बे छोड़ दिए, ठीक है। कुछ लोगों को चोट हो गई, चोट लगी उस या कोई मतलब कोई एलर्जी हुई, उसके बाद जो है उसने दाग धब्बा छोड़ दिया। ये दोनों तो फिर भी आसान है कि ये तो निकल जाएंगे, लेकिन जो तीसरी टाइप है ना, जो आपने देखा होगा जिसे हम मेलाज़मा कहते हैं या छाइयां कहते हैं, या कोलेज़मा कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के बाद होती है, ग्रे ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन से इरेगुलर से यहाँ पे एक बड़ा सा पैच होगा, यहाँ पे होगा, स्पेशली इस एरिया में होगा, ठीक है। ये जो होता है ना, इसको ये कभी भी पूरी तरह से नहीं जाता। मैं आपको सच बता दूं, ताकि आप जितने भी लोग खामखा ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, उनको ये सच जानना बड़ा जरूरी है कि इसको 100% कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। अनफॉर्चुनेट सी बात है, पर अब ये है सो है, ठीक है। अब इसमें भी 3 किस्म के होते हैं कि कुछ की जो डेप्थ होती है वो बिल्कुल सुपरफिशियल सा होता है, कुछ थोड़ा सा मीडियम डेप्थ होता है, और कुछ बहुत पुराना होके डीप जा चुका होता है। अब डिपेंडिंग ऑन डेप्थ और डिपेंडिंग और आपकी स्किन टाइप क्या है, जैसे कुछ लोगों का जो रंग है वो बहुत ही ज्यादा वैसे जनरली सफेद होता है, कुछ का उससे थोड़ा सा डार्क होता है, कुछ का उससे भी डार्क होता है, तो आपका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से बदल जाता है, क्योंकि आप एक ही ट्रीटमेंट सब पे नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली एक और चीज बड़ी कॉमन है, वो ये है कि ट्रीटमेंट्स क्योंकि हमारे पास वेस्ट से आते हैं, तो वो वेस्टर्न स्किन टाइप को ना जहन में रख के बनाए गए होते हैं। अब वही चीज इतनी एग्रेसिव, अब उनकी स्किन टाइप में तो आपको पता है मेलेनिन है ही नहीं, तो वो तो इस तरह के बड़े बड़े एग्रेसिव ट्रीटमेंट करा भी ले तो उनका इतना बिगाड़ नहीं होता। लेकिन जब हमारी स्किन पे ये उस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं तो उसका उल्टा असर हो जाता है। क्योंकि हमारी स्किन अगर बज़ाहिर तौर पे इतनी डार्क नहीं भी नजर आती ना, फिर भी हमारा मेलेनिन बहुत ज्यादा है। और इस बात का गवाह ये है कि जितनी भी गोरी लड़की होगी हमारे यहाँ, अगर वो बाहर जाएगी और वो सूरज में होगी तो आप देखेंगे कि वो टैन हो जाएगी बड़ी इजीली, हमारी स्किन बड़ी इजीली टैन हो जाती है, ठीक है। उनके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि बर्न हो जाती है। अब होता क्या है कि उस वक्त तो टैन होती है, उस वक्त तो ये लाल हो गई, इन्फ्लेम हो गई, लेकिन बाद में वो काला बिल्कुल जो है वो मार्क छोड़ देती है। और सबसे कॉमन रीजन हमारे यहाँ जो ये मेलाज़मा का है, प्रेगनेंसी में भी होता है, वैसे भी होता है, वो एक तो आपकी हार्मोनल चेंजेस हो गई, ठीक है। दूसरा आपकी जो डेफिशिएंसी है, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कुछ डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, आपकी फौलाद, आयरन, कॉपर की कमी, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, और जेनेटिक्स मतलब आपकी फैमिली से आ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है हीट और यूवी रेज का एक्सपोजर। ये भी एक बहुत आम फैक्टर है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये यूवी रेज और हीट, ये एक्सपोजर, इससे बचना भी बड़ा मुश्किल है, और इससे अगर बच जाए, हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना जाहिर है आप जिंदगी का हिस्सा है ना, तो कैसे बचें। हाँ
हाँ, ये आप ये देखिए ना, एक तो सूरज से बचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डायरेक्ट हीट भी करती है। उसमें यही है कि एक तो पीक आवर्स इंसान अपने अवॉइड करे, स्पेशली 12 से 4 बजे के बीच में बिल्कुल भी बाहर ना जाए। बाकी टाइम पे जा रहा है, अगर गाड़ी में जा रहा है तो वो शेड्स गाड़ी के लगा दे। अगर बाइक पे है या किसी और पे है तो एक बड़ी सी हैट या छतरी या छाता या कोई चीज जरूर इस्तेमाल करें। सनब्लॉक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सनब्लॉक ज्यादा देर टिकती नहीं है। आप जरूर सनब्लॉक लगाएं जिसमें आयरन ऑक्साइड हो, उसकी लेयर लगाएं, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ का मौसम भी ऐसा है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो चिप चिप करके आप बिल्कुल बह जाता है। फिर भी आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप लेयर लगाते ही हैं, जैसे आपने कंसीलर अपना लगाया, ऊपर सनब्लॉक लगा के ना थोड़ा सा पाउडर लगा लें ताकि वो चिपक जाए। आप यही कर सकते हैं, और अगर उतर जाए तो रिपीट कर ले। लेकिन सनब्लॉक से भी ज्यादा प्रैक्टिकल ये है कि कोई अच्छा शेड रखे। ये तो चले हम सूरज से कह रहे हैं ना, अब जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सारी की सारी औरतें चूल्हे के आगे होती हैं, और चूल्हे के आगे की जो हीट है वो तो बहुत ज्यादा हार्म बहुत करती है। ज्यादा, हाँ बिल्कुल। और आप ये आपको पता है, आप जैसे कश्मीर जैसे इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पे तो औरतें बेचारी, उनका बहुत ही ज्यादा हो रहा होता है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक तो पहाड़ों से जैसे सनलाइट उनको रिफ्लेक्ट करके वो भी लगती है, दूसरा वो लोग ये लकड़ी के चूल्हों के सामने बैठते हैं या हीटर के सामने सर्दी की वजह से कॉन्स्टेंटली बैठते हैं, तो उनकी वो बहुत हीट अप हो जाती है। और जब जब आपकी स्किन हीट अप होगी ना, तब तक ये मेलास्मा जो है ये बनेगा और बढ़ेगा। तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी। तो इसमें ये आप कर सकते हैं कि चूल्हे के आगे, आपको याद है कोरोना के जमाने में ना एक मास्क सा आया था, जो वो ऐसे बैंड सा था और उसके आगे ना ग्लास सा, प्लास्टिक सा लगा जी 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 बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह का अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। सूरज चूल्हे से थोड़ा सा दूर रखे ना, उसको पहन ले, ठीक है। यहाँ आप कोशिश करें कि कोई मास्क ही पहन ले ताकि डायरेक्ट हीट आपको ना लगे। अपने पास कोई स्प्रे रख लें, पानी का स्प्रे रख लें, जिसको ठंडे पानी का, और हर थोड़ी देर बाद ना स्प्रे कर लें मुंह पे। लेकिन इसको हीट अप नहीं होने देना, या कोई जैसे हम करते थे पहले कि हैंकरचीफ या रुमाल को ठंडा करके जो है ना ठंडे पानी का वो रख लें। लेकिन इस तरह करना जो है वो एक तो बहुत जरूरी है। अब एक और मजे की मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत ज्यादा लोग आजकल आने लगे हैं जिनके राइट साइड पे खाली हो रही है। उसका रीजन ये है कि वो यहाँ पे फोन रखते हैं, तो जब फोन रखते हैं, यस हाँ बिल्कुल, तो फोन भी गर्म हो जाता है। और फोन की जो ब्लू लाइट है ना, कंप्यूटर की स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टूडियो की लाइट्स होती है जैसे, ये इतना डैमेज करती हैं कि आप सोच नहीं सकते कि लाइट भी आ रही है, फिर आपने इधर फोन रखा हुआ है, फ्रिक्शन ऐसे ऐसे भी हो रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है। इसके लिए भी यही ज्यादा अच्छा है कि चले आप वो यूज कर ले, हेडफोन यूज कर ले इधर, बजाय फोन रख के उसको गर्म करने के। और इस तरह की प्रैक्टिसेस करना जो है वो बेहद जरूरी होता है कि आप जितना हो सकता है ये लाइट से और हीट से जो है वो बचे। और स्पेशली होता ही है कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं, और ट्रीटमेंट करने वाली अनफॉर्चुनेटली एक तो ज्यादातर डॉक्टर्स हैं नहीं, और अगर डॉक्टर्स हैं भी तो बहुत ज्यादा मनी ड्रिवन है। उनको है कि हमारे एस्थेटिक प्रैक्टिस चलनी चाहिए, तो वो सबको ना हर किस्म का ट्रीटमेंट कर देती है। इतना बड़ा आपको सेशंस का लिस्ट मिल जाएगी कि इतने सेशन करा लें, आप ये लेजर करा लें, आप ये करा लें, वो करा लें। जितना ज्यादा आप इरिटेट करेंगे और छेड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका मेलास्मा बढ़ेगा। अगर वक्ती तौर पर खत्म हो भी जाता है तो और ज्यादा डार्क होके जो है वो वापस आएगा। इसलिए आपको ना इसके बारे में बहुत केयरफुल रहना है। और मैं एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोलती चलूं कि इसकी एक और रीजन है दवाइयाँ। ये जो हम दवाइयाँ लेते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट में भी होता है। बहुत सारी डॉक्टर्स एक्नी के लिए या आपके पिंपल्स के लिए आपको डॉक्सीसाइक्लिन देती हैं। देखा सुना होगा आपने, एंटीबायोटिक। जी जी बिल्कुल। ये डॉक्सीसाइक्लिन जो हम इतना आम लोगों को देते हैं, इसकी वजह से भी होता है मेलास्मा। आप सोचें इतनी, और ये जो HRT, आजकल बहुत सारी डॉक्टर्स जो है वो स्क्रीन पे आके ना बहुत ज्यादा इस चीज को कह रही है कि आप लें प्लीज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, मेनोपॉज में बड़ा जरूरी है, ईस्ट्रोजन लें, ईस्ट्रोजन लगा ले। देखिए ऐसा नहीं है। आप पहले भी, जब हम कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज्यादा स्ट्रेस था ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का, कि चले आप फैमिली प्लानिंग के लिए भी ले लें, PCOS के लिए भी ले लें, हर चीज के लिए वो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे रहे थे। अब HRT दे रहे हैं। ये दो मेन रीजंस हैं मेलास्मा की। आपको पता है इसकी वजह से इतना ज्यादा मेलास्मा होता है। तो ऐसे खामखा मेडिकेशन करना, बगैर जाने मेडिसिन लेना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जितना हो सके हार्मोनल मेडिसिन से दूर ही रहना
रहना चाहिए। और स्पेशली जब आपको पता है कि आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, तो आपने जाके बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट कराना, या फिर तरह तरह के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के, आजकल आपको पता है बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट्स और बहुत सारे डिवाइसेस और बहुत सारे जो है वो क्रीम्स और फॉर्मुलेशन जो है वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज लगाएंगे जिसने आपकी स्किन को मजीद इरिटेट कर दिया, मजीद उसको ट्रिगर कर दिया, तो आपका मेलाज्मा हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप डॉक्टर ताहिरा, और बहुत अच्छी बात कर रही हैं। बहुत कम डॉक्टर्स इस तरह से होते हैं कि जो आपको रियलिटी इस सूरत में समझा रहे होते हैं कि भाई अगर ट्रीटमेंट्स हैं तो ये आपके लिए फ़ायदे वाले ट्रीटमेंट्स हैं, या ये आपके लिए ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। वो सारे ट्रीटमेंट्स जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पर होते हैं, बिना देखे, बिना डॉक्टर को पूछे, बिना अपनी स्किन टाइप देखे, कभी भी इन ट्रीटमेंट्स की तरफ ना जाएं। मज़ीद भी इस पर बात करेंगे कि ये तो वो ट्रीटमेंट्स हो गए, ये तो वो चीज़ें हो गई जैसे आप मेडिसिन खा रहे हैं, या फिर आपका लाइफस्टाइल है, आपके जेनेटिक इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे होते हैं, न्यूज़ कर रहे हैं, हीट एंड ऑल दैट, बट इसका हल क्या है, इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं मिलाज़मा टू टोन स्किन पिगमेंटेशन के हवाले से। अब जिस तरह से डॉक्टर ताहिरा ने बहुत ज़बरदस्त रियलिटी हमारे सामने रखी कि भाई ये तमाम तर चीज़ें कहते हैं कि जी आप एस्ट्रोजन ले लें, या आप ये मेडिसिन खा लें, या आप जो है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ वगैरह होती हैं वो ले लें, लेकिन इसके नुकसानात हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, शायद फ़ायदे कम हों। अब इनसे पूछते, डॉक्टर ताहिरा से पूछते हैं कि सोल्यूशन क्या है, ये बताइए कि इसका हल क्या है। आपने कहा कि ये 100% तो ख़त्म नहीं होते, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था क्या इसका 100% हल मौजूद है, आपने कहा नहीं, ऐसा कोई हल नहीं होता जो 100% आपका मिलाज़मा जो है वो उसको ख़त्म कर दे। ये वो मिलाज़मा है जो आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर जेनेटिक इशूज़ की वजह से ख़वातीन में होता है, बट वो मिलाज़मा जो, या वो पिगमेंटेशन जो कि पिंपल्स की वजह से होती है, वो फिर भी क्यूरेबल है। बट ये वाला जो मिलाज़मा है, या ये टू टोन स्किन जो है, ग्रे हो या ब्राउन हो, ये 100% ठीक नहीं होती। लेकिन इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि स्किन कंडीशन, स्किन क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो जाए, ये बताइएगा। जी, मैं इसमें आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कोई भी हीट प्रोड्यूसिंग अगर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करता है तो आपने वो नहीं करना। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा जो एग्रेसिव लेजर्स है, IPL है या CO2 लेजर कोई कहता है कि ये करा ले, आपने वो लेजर सेशन नहीं लेना। इसमें पिको लेजर एक होता है, लेकिन पिको लेजर में भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आपका वो लेजर करते हैं तो क्या वो हीट अप हो जाता है, क्या उसके बाद आपकी स्किन रेड होती है, तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पिको लेजर भी अगर कोई करवाता है तो वो वक्ती तौर पे उसके पिगमेंट को डिस्पर्स तो कर देगा, लेकिन बाद में उसके स्ट्रॉन्गर वापस आने के बहुत चांसेस हैं, तो आपने वो नहीं करना। दूसरा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पीलिंग होती है, जैसे बहुत सारे लोग TCA पील और ऐसी केमिकल पील जो आजकल आपने बहुत ज्यादा एड्स में देखा होगा कि यूं पील लगाया, यूं ऐसे छिलका उतरा और सब कुछ उतर गया, वो भी नहीं करना। जितनी एग्रेसिव पील होगी उतना आपका मिलाज़मा बढ़ेगा। बहुत ही सुपरफिशियल किस्म की, बहुत ही ऊपर सतही लेयर्स की जो पीलें हैं, जैसे आपकी ग्लाइकोलिक एसिड हो गया या सैलिसिलिक या लैक्टिक एसिड, ये ठीक है, ये एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत एग्रेसिव नहीं। बहुत ज्यादा स्क्रबिंग, बहुत ज्यादा एग्रेसिव किस्म के रगड़ वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं, फेशियल्स हैं, रिपीटेडली करना, बहुत ज्यादा ऐसे माइक्रोडर्माब्रेशन कराना कि जिससे आप अपने पूरी स्किन छील रहे हैं कि स्किन हमारी पॉलिश होकर बाहर निकल आएगी, वो भी आपने बिल्कुल नहीं करना है। कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? डॉक्टर ताहिरा, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगी, जिन ट्रीटमेंट्स के बारे में आपने बात की, जैसे आपने माइक्रोडर्माब्रेशन के बारे में बात की, तो बड़ा फेमस है ख़वातीन में। ये तो पील ऑफ बड़े शौक से ख़वातीन करा रही होती कि नहीं भाई इससे तो हमें बड़ा फ़ायदा होता है, हमारी स्किन क्वालिटी बेहतर हो जाती है, और जो है वो थोड़ा सा डेड स्किन भी जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इस बारे में बताएं ज़रा। नहीं, देखिए डेड स्किन के लिए ना एक्सफोलिएशन कभी कभार करना ठीक होता है, ठीक है। अच्छा। जैसे आप कह लेंगे
महीने 2 महीने के बाद आप खुद भी एक स्क्रब ले और सर्कुलर मोशन में उसको अच्छी तरह से कर ले, उतनी एक्सफोलिएशन ठीक है। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा रगड़ खाती है ना स्किन, बहुत ज्यादा रगड़ के उतारते हैं, उससे तो आप बकायदा ट्रिगर कर रहे हैं ना इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। आप ये खुद देखेंगे कि पहले जमाने की औरतों की स्किन हमसे बहुत बेहतर थी, क्योंकि वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी नहीं लगाती थी और वो बार बार अपनी स्किन का बैरियर नहीं तबाह करती थी इस तरह के ट्रीटमेंट्स करके, तो उनकी स्किन फिर बेटर रह जाती थी। तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव अपनी अप्रोच में नहीं होना। कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं जो कि प्रूवन है, अच्छी है और हार्मफुल भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी क्रीम लेते हैं तो उसके अंदर अगर कोजिक एसिड है, अगर एजेलाइक एसिड है, अगर आपका आप्यूटीन है या नायासिनामाइड है या ट्रांसजेमिक एसिड है, ये जो थे ये पहले बहुत ज्यादा फेमस थे ये वाले इंग्रेडिएंट्स। अब आजकल जो है उसमें और भी आ गया है, मेलासिल आ गया है, थैलिडोमाइड आ गया है। इस तरह की चीजें होती हैं, आप इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं और यूज करते हैं, लेकिन उसमें भी केयरफुल रहना है कि मर्क्यूरी वाली क्रीमें, स्टेरॉइड वाली क्रीमें और हाइड्रोक्विनोन बेस्ड जो एक बड़ा फेमस फॉर्मूला था जिसे क्लिगमैन्स फॉर्मूला कहते थे, जिसमें कि एक हाइड्रोक्विनोन होता था, एक हाइड्रोकोर्टिजोन होता था, ठीक है, ये वाला आपने, और एक रेटिनोइन होता था, वो यूज नहीं करना ज्यादा, क्योंकि एक तो आप उसको लंबे अरसे के लिए यूज करेंगे तो ब्लू हो जाएगी, ग्रे ब्लू स्किन हो जाएगी आपकी हमेशा के लिए, उसे ऊक्रोनोसिस कहते हैं। एक तो वो नहीं करना, स्टेरॉइड से थिनिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा पतली होकर इतनी सेंसिटिव हो जाएगी कि वो लाल होके उसमें पूरे आपको वो ऐसे फटे फटे ब्लड वेसल्स दिखने लगेंगे। Exactly. और वो बहुत बुरे लग रहे होते हैं डॉक्टर ताहिरा, वो जो ब्लड वेसल्स नजर आ रहे होते हैं वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई प्रॉब्लम है स्किन के साथ, कोई डिजीज है स्किन की, वो बहुत प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है। हाँ। अब ये जो हमारे यहाँ की व्हाइटनिंग क्रीम्स बहुत मशहूर है ना, उन इंस्टेंट रिजल्ट मांगते हैं सब लोग। अब उसको जाके लैब में तो कोई टेस्ट करता नहीं। ये जो इंस्टेंट रिजल्ट वाली क्रीमें होती है ये तबाही ही करती हैं। ये फौरन तो आपको बहुत गोरा और चमका देती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नुकसान करती हैं, स्किन थिनिंग, स्किन सेंसिटिविटी और मजीद बिगाड़ती हैं। जो चीजें लॉन्ग टर्म लेती है, मतलब आपको एक तो ये याद रखना है कि ऐसी मेलाज्मा के लिए आपको लेते ही रहना है, जैसे आप डायबिटीज की गोली खाते रहते हैं उसी तरह आपको क्रीम जो है वो रेगुलर यूजेज में ही करने का है। सनब्लॉक यूज करना है और साथ ये वाली जो मैंने पहले मेंशन की थी वो क्रीम्स आप सारी की सारी यूज कर सकते हैं। अच्छी स्किन केयर कर लें, उतना बहुत है। साथ अपनी कोई डेफिशिएंसी है तो वो पूरा कर ले, कोई जैसे थायराइड का मसला है, कोई हार्मोनल इशू है तो उसको फिक्स कर ले, यही इसका हल है। और अच्छा मेंटेनेंस भी है। बहुत ज्यादा लेजर्स की तरफ जाना या बहुत ज्यादा माइक्रो नीडलिंग की तरफ जाना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करती। हाँ, माइक्रो नीडलिंग से लोग क्या करते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा वो नीडल के थ्रू जो है ट्रांसमीन जो है वो लगा लेते हैं या कुछ एक्सोसोम्स वगैरह लगा लेते हैं। वो कभी कभार के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी ओवर एग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। अब डिफरेंट मोडालिटीज हैं, कुछ लोग ट्रांसजेमिक एसिड ओरली मतलब उसकी टैबलेट देते हैं, वो भी देखना है कि भाई ब्लड क्लॉट तो नहीं बन रहा उस इंसान में, उसको क्लॉट पड़ के कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। इसलिए इससे बेहतर यही है कि आप जो मैंने सेफ वाले टॉपिकल ट्रीटमेंट्स आपको बोले थे ना वो अच्छे हैं। फिर बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज की तरफ भी हम आ सकते हैं। और ये जो क्रीम्स हैं बहरहाल इनमें सारी चीजें नेचुरल चीजों से ही तो आई हुई हैं, उधर से ही डिराइव्ड हैं। बस एग्जैक्टली आपने ये देखना है कि जो भी क्रीम आप इस्तेमाल करें आप कहीं से भी उठ के उसको मत एडवाइस लें। आपको जो है ना आप किसी प्रॉपर लाइसेंस डॉक्टर से पूछें कि भाई ये क्रीम के क्या है। बिल्कुल, आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए, उससे राब्ता करना चाहिए, उसको अपनी स्किन कंडीशन बतानी चाहिए। हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं होता। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर रेकमेंड करें वही ट्रीटमेंट लोगों को, ख़वातीन को करवाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर ताहिरा। और बहुत ज़बरदस्त बात हुई आज, उन चीज़ों के ऊपर बात हुई कि जिन पर लोग गौर नहीं करते कि कौन से ट्रीटमेंट जो है वो हार्मफुल हैं, कौन से ट्रीटमेंट नहीं कराने चाहिए और स्किन केयर किस तरह से करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा शो है, बड़े ज़बरदस्त हमारे गेस्ट हैं। ज़रूर आपने हमारे साथ रहना, कहीं नहीं जाना, थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम जनाब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग पे। जी हाँ, ये जो ज्वेलरी है ना, ये समझें कि लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है कि आप कैसे भी ड्रेसेस पहन लें, लेकिन जब तक आपने उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी, एक्सेसरीज, रिंग्स और इसके अलावा बालियाँ, इयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें अगर आपने नई ली हुई
तो लगता है कि जी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं मिला ड्रेस को, पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें मिसिंग है। और आजकल तो जिस तरह के ज्वेलरी के ट्रेंड्स हैं, ये आप देख भी रहे होंगे कि स्टोन्स वगैरह, इसमें ग्रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन है। अब ये किन मौक़ों पे पहना जा सकता है, कौन से ड्रेसेस के साथ पहना जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए नबीला दानिश जो है हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबीला, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी है सब? आप बिल्कुल ठीक ठाक। नबीला ये बताएं आजकल ज्वेलरी के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, और आज ना मैंने आपसे ये भी पूछना है कि लोग पहनने के लिए ड्रेसेस के ऊपर ज्वेलरी तो लेते हैं, लेकिन गिफ्ट्स में कौन सी ज्वेलरी दी जा सकती है? शादियों के तोहफे होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को ज्वेलरी भी गिफ्ट कर रहे होते हैं, तो बेस्ट ज्वेलरी क्या है टू गिफ्ट समवन, कि वो आप शादी के मौके पर किसी को दे रहे हैं, चाहे आप आपके भाई की शादी हो तो आप अपने भाई भाभी को कोई प्रेजेंट दे रहे हो, भाभी को दे रहे हैं आप कोई प्रेजेंट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मर्द हैं वो भी रिंग्स वगैरह कैरी कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो ज़रा गिफ्ट्स के हवाले से भी बताइए, और सबसे पहले तो न्यू ट्रेंड्स बताइए कि ज्वेलरी के न्यू ट्रेंड्स क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मैं बहुत ही फील कर रही हूँ कि मैं आपकी इस जर्नी का पार्ट बन रही हूँ। जी जी। अच्छा, आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड में ज्वेलरी चल रही है ना, क्योंकि अब जेनजीज भी है, मिलेनियल्स भी हैं, एल्डर पीपल भी है, तो तीन एक जनरेशन का जो है ना वो कॉम्प्लेक्स चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारे पास सेल होते हैं आर्टिकल, जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं आजकल 2026 में, तो वो ज्यादातर ना मिनिमल और स्मॉल डिजाइन्स की ज्वेलरी को पसंद करते हैं। हैवी ज्वेलरी इस वक्त बिल्कुल भी ट्रेंडिंग नहीं कर रही ऑल ओवर मार्केट में। यानी अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट यही मिलेगी कि भाई हमें बहुत ही मिनिमल सा, बहुत ही नाजुक सा, बहुत ही डेलिकेट सा डिजाइन दिखाएं, क्योंकि आजकल ज्यादातर जो हमारी लड़कियां हैं या वुमेन्स भी है, सब ज्यादातर ना जॉब ओरिएंटेड है, यानी सब जॉब कर रही है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई किसी उस पे जॉब कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई ऑफिस में है, तो हर कोई उस लिहाज से ना ज्वेलरी को डेली बेसिस पे वेयर करना चाहता है। पहले ये चीज इतनी कॉमन नहीं थी, अब तो आपको पता है हर माशाल्लाह हर लड़की ही जॉब कर रही है। तो पहले के प्रेफरेंसेस डिजाइन्स अलग होते थे, लोग ज्वेलरी जो है वो पर्टिकुलर टाइम्स पे ही परचेज किया करते थे, यानी कोई शादी है, कोई ईद है, कोई फंक्शन है, तो बस तभी आपने परचेज करना है। पर अब डेली बेसिस पे जो है ना ज्वेलरी को लाइक भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है, और ज्यादातर जो है ना वो स्मॉल डिजाइन्स, स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो इन हुई भी है। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी, और जो मिलेनियल्स थे वो भी, और जो अभी एल्डरली हमारे हैं, एल्डर्स जो हमारे, वो भी स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तो एंटी टार्निश होती है, लाइट वेट होती है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो खराब नहीं होती, लॉन्ग टर्म आप उसको वेयर करके रख सकते हैं, हैवी नहीं होते, यूनिक सिंपल से डिजाइन होते हैं, तो आप हर जगह उसको वेयर कर लेते हैं, ऑफिस में भी वेयर कर लेते हैं, घर में डेली बेसिस पे भी आप वेयर करने के लिए ले सकते हैं, गिफ्ट्स के लिए भी ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी मार्केट में बहुत ज्यादा इन, यानी आप लोगों ने समझ ले गोल्ड को टाटा बाय बाय कर दिया, वो सिर्फ एक सेविंग पर्पस के लिए। अब अगर किसी ने वेयर करना है तो उसने जो है वो या तो स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी की तरफ जाना है या फिर 18 कैरेट ज्वेलरी की तरफ जाना है। तो अभी ये दो कैटेगरीज मार्केट में बहुत ज्यादा है। पहले की तरह से टिपिकल हैवी झुमके टाइप या हैवी ब्राइडल ज्वेलरीज, आजकल की जो हमारी ब्राइड्स भी है ना, वो भी हैवी ज्वेलरी को जो है ना वो क्विट कर रही है। आप देखेंगे रिसेंट जितनी भी वेडिंग्स आप अगर देखेंगे तो बहुत डेलिकेट सेट्स हमारी ब्राइड्स से पहने पे होते हैं, बहुत नाजुक से, क्योंकि वो आजकल की लड़कियों को ये होता है कि यार ये चीज दोबारा रीयूज हो जाए, ऐसी चीज ली जाए कि रीयूज हो जाए, रखी ना रहे, यार शॉप में ले तो लिए लेकिन हम दोबारा उसको पहन नहीं पा रहे। और गिफ्टिंग के लिए भी आजकल जो लोग पसंद करते हैं, एक तो कपल ड्रिंक्स, जैसे अगर आपने कहा शादी में आपने अपने भाई को गिफ्ट करनी है या किसी को गिफ्ट करनी है, तो आजकल कपल ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, बहुत ज्यादा, और आपको हर वैरायटी की इस वक्त मार्केट में ना कपल ड्रिंक्स मिल जाएगी, यानी अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन भी मिलेगी, वैरायटी भी मिलेगी और कलेक्शन भी मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपने कहा मिनिमल ज्वेलरी जो है वो यूज होती है, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर बड़ा ट्रेडिशनल जो है भाई शादियाँ होती हैं, और वो बाकी वो कहते हैं भाई अगर ब्राइड है तो उसका मतलब ब्राइड है, ज्वेलरी पहनेगी, वो झूमर भी लगाएगी, तो टीका भी लगाएगी, तो उससे सारी चीज़ें जो है वो करनी है। तो उनके लिए क्या आप कस्टमाइज ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं?
उस ज्वेलरी में क्या ट्रेंड इन है, जो हैवी ज्वेलरी है। आई गॉट योर पॉइंट कि आजकल मिनिमल जो है वो फैशन में है, बट समहाउ देयर आर मैनी फैमिलीज जो अभी भी ज्वेलरी थोड़ा हैवी पसंद करते हैं, उनके यहाँ पसंद किया जाता है हैवी ज्वेलरी को, तो उन लोगों के लिए क्या ट्रेंड इन है, वो क्या झूमर लगाएं या फिर टीका न लगाएं? क्योंकि ये होता है ना, ये कॉम्बो एक ज्वेलरी डिज़ाइनर ही बता सकता है कि भाई अगर आपने जो है वो माथा पट्टी लगा लिए तो अब आप सेट नहीं पहने, इस तरह की चीज़ें, या आप उसके साथ झुमके थोड़े छोटे ले लें। तो ये ज़रा सा थोड़ा इनका कॉम्बो बना के बताएं कि अगर कुछ इस तरह से कर ले तो क्या चीज़ फिर एक स्किप कर दें। अच्छा, अब जो जैसे हमारे पास कोई आता है डिजाइन के इससे कि यार हम चाह रहे हैं कि लुक भी अच्छा है, हाँ। और ये सारी चीजें हम वेयर करना चाह रहे हैं, यानी हम झूमर भी पहनना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हम टीका भी लगाए, पूरी ट्रेडिशनल ब्राइड बने, लेकिन लुक हैवी भी लगे और वो रियूजेबल भी हो। उसका हमने तोड़ ये निकाला है कि हम जो है ना चोकर और माला, ये दो पार्टीशन में ना हम नेक लाइन उसको बनाकर देते हैं अपने कस्टमर को। उसमें होता ये है कि जब आप ब्राइड बनते हो ना, तो आप चोकर और माला एक साथ वेयर करते हो तो वो काफी हैवी लुक आपको दे देता है, यानी जो भी आपके टर्म्स होते हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। और आफ्टर वेडिंग आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो कि सम टाइम आपने चोकर वेयर कर लिया, सम टाइम आपने माला वेयर कर ली। सेकंड चीज, इयररिंग्स पे हम चाहते हैं, अगर वो कस्टमर हमसे बोलता है कि भाई हमें झूमर हैवी चाहिए, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई अब आप अगर झूमर हैवी ले रहे हैं ना, तो एक तो अपने टीके का साइज थोड़ा स्मॉल करवाएं, सेकंड अपने इयररिंग्स को भी थोड़ा सा स्मॉल करवाएं, ताकि जो एक चीज पर्टिकुलर फिर वो नजर आ रही है ना तो वो फिर नजर आए। हाँ। हर चीज अगर हैवी वेयर कर लेंगे ना तो किसी भी चीज की स्पेशलिटी फील नहीं होगी आपके ऊपर। सही, बिल्कुल। तो अगर किसी एक चीज को आपने पॉप अप करवाना है तो किसी दूसरी चीज को आपने कॉम्प्रोमाइज करवाना है, बिल्कुल। और कस्टमाइज ज्वेलरी भी इसी तरीके से डिजाइन होती है। मजीद इसमें क्या क्या चीजें जो है वो स्किप की जा सकती हैं और किस तरह से ज्वेलरी हैवी लुक भी दे लेकिन वो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा, इसकी क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, इस पर बात हो रही है। कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप हैवी ज्वेलरी भी वेयर करें और अपने लिए भी आसानी पैदा करें कि भाई आप उसको वेयर कर सकें, आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए क्या चीज़ें आपने स्किप करनी है और क्या चीज़ें आपने कैरी करनी है, इस पर बात करें हम नबीला से। नबीला, जिस तरह से आप कह रही थी कि फिर आपने एक चीज़ अगर पॉपअप करनी है, एक चीज़ अगर आपको लगता है कि नहीं आपने एनहांस करनी है, तो एक चीज़ स्किप करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जी एक क्लाइंट आपके पास आई हैं और वो आपसे कह रही है कि जी मुझे माथा पट्टी भी चाहिए, उसके साथ लॉन्ग इयररिंग्स भी चाहिए, तो नेकलेस भी चाहिए। तो अब इसमें से क्या चीज़ आप उनकी स्किप करवाएंगी? क्योंकि माथा पट्टी तो इटसेल्फ एक पूरी वो आपके पूरे सर के ऊपर आ जाएगी, तो आप उसको किस तरीके से फिर जो है वो कैरी करवाएंगी और क्या स्किप करवाएंगी, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनके पास ये 4 चीज़ें हैं तो उसमें से उनको कौन सी पहननी है और कौन सी नहीं। अच्छा, सब ऐसा है कि स्किप तो देखें कुछ भी नहीं, वेडिंग के फंक्शन में ऐसा होता है कि स्किप हम कुछ भी नहीं करवा सकते, हम सिर्फ है ना उसकी मेजरमेंट्स पे काम करेंगे। अगर हैवी इयररिंग्स देखते हैं, हैवी इयररिंग्स उन्होंने मुझसे डिमांड की है कि भाई हमें इयररिंग्स भी हैवी चाहिए और माथा पट्टी भी चाहिए, तो ऑलरेडी 2 चीजें काफी हैवी हो चुकी हैं। तो फिर जो हमको नेक लाइन प्रिपेयर करेंगे ना, हमको बोलेंगे बिल्कुल मिनिमल चीज, आप लाइट सी बिल्कुल नेक लाइन लेंगी ताकि आपके इयररिंग्स और आपकी माथा पट्टी जो है ना वो इनहैंस हो सके, वो मतलब लोगों को नजर आ सके कि यार हाँ ये चीज आपने स्पेशलिटी में वेयर की हुई है, ये दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नेक लाइन भी हैवी पहन लेंगे ना तो आपका पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा लगने के बजाय ना वो एक अलग ही फेज में चला जाएगा। तो जब आप 1 से 2 चीजें हैवी वेयर कर रहे होते हैं ना, तो तीसरी चीज लाजमी जो है ना आपको उसको लाइट उसमें वेयर करना है ताकि कोई भी चीज ओवर ना लगे। आपकी पूरी ऑल ओवर ड्रेसिंग में अगर आप रिंग्स वगैरह भी वेयर कर रहे हैं ना, तो वो भी आपने इस तरह वेयर करनी है कि एक हाथ में अगर आप हैवी रिंग्स वेयर कर रहे हैं तो सारी नहीं आपने हैवी रिंग वेयर करनी है। आपने एक हैवी रिंग वेयर करनी है, उसके साथ एक लाइट सी रिंग वेयर करनी है ताकि हैवी का भी लुक अपना नजर आए और लाइट वाली भी अपने आप को शो करा सके। जब आप एक ही चीज हैवी पहन लेते हैं ना तो वो लुक देने के बजाय ना वो एक मेस क्रिएट हो, खिचड़ी सी बन जाती है। तो वो मेस ना क्रिएट हो, इसलिए हम कस्टमर को यही बात समझाते हैं कि यार अगर आपने इयररिंग्स हैवी ली है तो अपनी नेक लाइन को आप जो है वो
मिनिमम करवाइए। और अगर आप अपना चोकर यानी नेकलाइन हैवी चाह रहे हैं तो फिर आप स्कर्ट्स या फिर आप टॉप्स या फिर आप स्मॉल इयरिंग्स पे जाइए, ताकि आपका फिर चोकर जो है ना वो हाईलाइट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा ये बताएं कि ये तो चले ब्राइडल आपने बता दिया कि कस्टमाइज ज्वेलरी में आप ये करते हैं कि लोगों की ज्वेलरी आप स्किप नहीं करवाते, आप कहते हैं ठीक है आपने जो पहनना है वो वेयर करें, लेकिन आप उसके साइज़ जो है वो जाहिर सी बात है अगर लॉन्ग इयरिंग है तो उसको छोटा साइज़ कर देंगे या कस्टमाइज़ कर देंगे। दैट्स आल्सो ग्रेट एंड स्मार्ट आइडिया। अच्छा अब ये बताएं कि आजकल जो नॉर्मल ज्वेलरी है उसमें क्या इन है कि इवेंट्स पे जा रहे हैं या मीटिंग्स पे वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए कौन सी ज्वेलरी जो है वो इन है? क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रीन कलर का जो स्टोन है वो बहुत ज़्यादा इन है और लोग अब कैसे भी कलर का ड्रेस पहने, इनफैक्ट पिंक के साथ तो ग्रीन ज्वेलरी अब बिल्कुल ट्रेंड में आ गई, फैशन ही बन गई कि यही स्टाइल स्टेटमेंट है। तो ज़रा बताएं कि किस तरीके से कॉम्बो बना के जो है कौन से स्टोन्स मैच करके पहने जा सकते हैं मिनिमल में? अभी जो हमारे पास रिसेंटली जितनी भी लेटेस्ट कलेक्शन आ रही है ना उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि ग्रीन कलर बहुत ज्यादा हमारे पास डिमांड में है। हाँ। और हमारे स्टॉक में काफी ज्यादा ग्रीन कलर और पिंक कलर, पिंक स्टोन और ग्रीन स्टोन ये काफी ज्यादा डिमांड में है। पहले ब्लैक और व्हाइट पे ज्यादा फोकस होता था, लेकिन आजकल जो है वो ग्रीन और पिंक जो है वो काफी ज्यादा फोकस में है। अब आपको होता है ग्रीन को हम मल्टीपल ड्रेसेस के साथ वेयर कर सकते हैं। पिंक एक कॉम्बो आपने ही बता दिया क्या ग्रीन को आप पिंक के साथ कॉम्बो कर सकते हैं, ग्रीन येलो के साथ कॉम्बो कर सकते हैं, ग्रीन ऑरेंज के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। ग्रीन इटसेल्फ ग्रीन के साथ भी अगर आप उसको वेयर करें तो वो हसीनी लगता है, ग्रीन व्हाइट के साथ बहुत खूबसूरत लगता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये ज्वेलरी चल जाती है। और आजकल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टेनलेस स्टील की ज्वेलरी जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और 18 कैरेट की ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जो आजकल हमारे पास स्टॉक 18 कैरेट में या स्टेनलेस स्टील में आ रहा है उसमें इयररिंग्स में ग्रीन की कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, रिंग्स में ग्रीन की कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है, पेंडेंट्स में कलेक्शन बहुत अच्छी आ रही है। और मतलब जो ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं या जो होम बेस्ड मतलब होम बेस्ड जो लेडीज भी है ना, जो डेली बेसिस पे भी वेयर करना है, तो वो लोग भी इस वक्त जो है वो ग्रीन और पिंक को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं और डिमांड में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह आपने बताया कि आजकल एमरल्ड ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इस तरह पर्ल्स की ज्वेलरी भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। पर्ल की भी डिमांड बहुत ज्यादा है जेनजीज की तरफ से भी और एल्डर जो हमारे हैं उनकी तरफ से भी। मतलब पहले से मेरा ख्याल है एल्डर्स जो होते थे वो पर्ल्स को लाइक करते थे, लेकिन आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी पर्ल्स की बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है। पर्ल्स के ब्रेसलेट हो गए, पर्ल्स में हमारे स्टड्स हो गए, पर्ल्स की चेन हो गई, सॉरी बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा पर्ल्स हमारे इसमें ना डिमांड में है। तो हमारी जो भी लेटेस्ट कलेक्शन आती है ना, हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास हर कलेक्शन में पर्ल्स की जो है ना वो वैरायटी होना लाजमी है कि मतलब 3 से 4 आर्टिकल हमारे पास पर्ल के हर कैटेगरी में होने चाहिए, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो हैप्पी रहे। बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास तो जो आजकल रिक्वायरमेंट है वो पर्ल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। राइट अच्छा आपने कहा कि पर्ल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये तो है। अब ये बताएं कि जैसे ये पर्ल्स के साथ किस तरीके से ज्वेलरी डिज़ाइन करवाई जाए? अगर कोई स्टूडेंट है या कोई वर्किंग वुमेन है, उससे मीटिंग में जाना है, उससे कहीं ऐसी जगह पे जाना है कि वो शादी में भी वो ज्वेलरी चल जाए, वो मीटिंग में भी चल जाए, वो हर पर्पस के लिए चल जाए, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप कि भाई सिर्फ नेकलेस ले लें? नहीं, नेकलेस के साथ आपने छोटे टॉप्स भी ले लेने हैं या हल्की फुल्की रिंग भी वेयर कर लें या फिर चेन आप जो है वो यूज़ कर लें? क्या चीज़ें जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं पर्सनैलिटी को? अच्छा आजकल अगर जैसे मैं बोलूंगी कि एक कंप्लीट पर्ल सेट होना सबके पास जरूरी है, क्योंकि ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में और फैशन में। उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपको जिस जगह पे तो अपने ड्रेस के साथ टॉप्स वेयर करने हैं, आप उस सेट से टॉप्स निकाले और वेयर कर ले। और सिंपल टॉप्स यानी सिर्फ पर्ल के टॉप्स, उसके साइड में मिनिमम से स्टोन्स लगे हो या वो प्लेन पर्ल हो, बस ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आई डोंट नो कैमरे में इतना क्लियर आ भी रहा है कि नहीं, मैंने खुद भी आज पर्ल्स ही वेयर किए हुए। तो पर्ल्स, हाँ सिंपल पर्ल्स जो है ना इस तरह के, आप ये देखिए हर तरह की आपकी गैदरिंग में, हर तरह की आपकी इवेंट में ये हेल्पफुल रहते हैं। जिन्हें हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक नहीं है वो भी ठीक है, वो भी वेयर कर सकते हैं। जी जी वो भी वेयर कर सकते हैं। सही
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पर्ल्स, अच्छा डिफरेंट कलर्स के पर्ल्स अगर लोग ले लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ब्लैक में ले लें, ग्रीन में ले लें, जो प्रोमिनेंट कलर हैं वो ले लें तो वो हर ड्रेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो मदर पर्ल का कलर होता है ना, वो आपके हर ड्रेसेस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। और वो ज्यादा खूबसूरत लगता है एज कम्पेयर कि आप कोई कलरफुल पर्ल लें, क्योंकि जब आप कलरफुल पर्ल लेते हैं ना तो वो आर्टिफिशियल फील हो रहा होता है। राइट, हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल फील हो रहा होता है। अच्छा, तो आप जी नहीं, कंटिन्यू कीजिए। अब मेरा कहने का ये था कि जो मदर पर्ल आप वेयर कर रहे होते हैं ना गोल्डन बेस में या सिल्वर बेस में, तो वो उसकी अपनी ही लुक और अपनी ही एक चार्म होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ट्रेडिशनल, नबीला, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही पहनी जाती है। जैसे कि अगर कोई बड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस है तो आप किस तरह ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं? उसमें भी आप कस्टमाइज़ यही सारी चीज़ें करती हैं, या आप कहती हैं नहीं इसके ऊपर ये हैवी ड्रेस है, इसके ऊपर सिर्फ टीका और इयररिंग्स ही अच्छे लग रहे हैं, या आप कहती नहीं आप सारा वेयर करें, जो भी ज्वेलरी एक्सेसरीज़ है आपके पास वेयर करें, मैं उसको कस्टमाइज़ कर दूँगी, मैं उसको थोड़ा सा मिनिमम कर दूँगी? जी देखिए, जब हमारे पास कस्टमर कोई आता है ना इस तरह कस्टमाइज करवाने के लिए आर्टिकल्स को, बेसिकली जरकोन्स के आर्टिकल्स होते हैं जो हमने ब्राइड्स के लिए बनाने होते हैं, तो उसमें हम ब्राइड को भी देखते हैं कि आया वो ज्वेलरी बनानी नहीं होती, ज्वेलरी वेयर नहीं करवानी होती, वो पहनने वाले के ऊपर भी अच्छी लगनी चाहिए। तो हम ब्राइड को खुद भी देखते हैं कि भाई ब्राइड आया उसका फेस का लुक कैसा है, इतनी हैवी ज्वेलरी उसके फेस को सूट करेगी नहीं करेगी। हम हर तरीके से कस्टमर को ना सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हर कैटेगरी की चीज दिखाते हैं, उन्हें वेयर करवाते हैं कि आप ये हमें वेयर करके दिखाएं कि इस चीज हैवी चीज का लुक आपके फेस पे कैसा आ रहा है, या अब आप हमें वेयर करके दिखाएं या खुद भी देखें, ट्राई करें, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप जो माइंड में आइडिया करके आए थे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या हम जो आप लोग को आइडियाज दे रहे हैं या हम आपको कुछ अगर मशवरा दे रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है। तो वो फिर हमारे एक मीटिंग होती है, उसमें हम ब्राइड के साथ मीटिंग रखते हैं, ये सारी चीजें हम पॉइंट्स लिखते हैं कि भाई क्या चीज उसके ऊपर अच्छी लग रही है, क्या नहीं लग रही। फिर डिजाइन जरकोन उसको चाहिए, कुंदन में चाहिए, मतलब इंडियन बेस्ड ज्वेलरी चाहिए, या क्या डिफरेंट स्टाइलिंग चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। हम हर चीज उसके सामने रख देते हैं कि भाई हमारे पास ये कैटेगरी है, इंडियन में भी आती है, मतलब आप सारी चॉइसेस उनको बता देती हैं, फिर उसके बाद जब वो अपनी आप बताते हैं कि भाई इस जो है हमें चाहिए टेक्सचर में चाहिए, या हमें बीट्स में चाहिए, हमें पर्ल्स में चाहिए, तो फिर आप उनको बताती हैं कि भाई ये कस्टमाइज ऐसे होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नबीला, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ। और बात यही है कि आजकल मिनिमल ज्वेलरी जो है वाकई बहुत इन है और बहुत प्यारी भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है लोगों के ऊपर, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपने कैसा भी ड्रेस पहना हो, लेकिन जब आप इयरिंग्स पहनते हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं, पता लगता नहीं कॉम्प्लीमेंट करी कोई चीज़। लेकिन कोशिश यही करें कि स्पेशली ये जो समर सीज़न है इसमें मिनिमल ज्वेलरी जो है उसी को चूज़ करें, क्योंकि विंटर में फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा होता है हैवी ज्वेलरी के साथ में ड्रेसिंग करना। बट एक तो समर है और दूसरा ये कि आजकल ट्रेंड है कि आप बहुत मिनिमल ज्वेलरी जो है वो वेयर करें। चलिए जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एजाज भाई से, और आज आपको बताएंगे कि भाई ड्रामा इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है और कौन सा ड्रामा जो है इस वीक टॉप लिस्ट में है, और कौन से न्यू ड्रामाज जो हैं उन्होंने आते ही धूम मचा दी और छा गए वो ड्रामाज। एक ब्रेक के बाद इस पर होगी बात। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे ड्रामास के हवाले से। आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको वीकली बताएं कि कौन सा ड्रामा जो है सबसे ज़्यादा हिट है, कौन से जो एक्टर्स हैं वो इस हफ्ते के या इस पूरे मंथ के जो हैं वो स्टार ऑफ द एक्टर्स हैं, या फिर किसका फ्यूचर कहाँ जा रहा है, कौन कौन नए ड्रामास में इन हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में, कौन कौन से नए ड्रामे आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं शोबिस जर्नलिस्ट एजाज वारिस भाई जो हैं वो मौजूद हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह जगाते हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं बस सुबह उठ के सबसे पहले आप हमें खबरें दे दें, हमें बता दें हमें ब्रेकिंग दे दें क्या हो रहा है जी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, क्या कुछ हो रहा है। एजाज भाई, सबसे पहले ड्रामास के हवाले से बात करते हैं, कौन कौन से ड्रामास में क्या कुछ हुआ, किसकी रेटिंग्स क्या रही, ये हवाले से बताइए।
देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, रेटिंग्स और व्यूज का आजकल चक्कर है। हाँ। अगर हम ड्रामों की बात करें तो दो चीजें देखी जाती हैं ड्रामों के सक्सेस में आजकल। अनफॉर्चुनेटली एक तो व्यूज आ गए इनके बीच में। अब पता है एक जमाना था ना कि जब खाली पीटीवी होता था तो उस वक्त तो चलो खैर है, कोई ड्रामा में चल रहा है तो वो इन हो गया। अब चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, 100 से ज्यादा ड्रामे ऑन एयर हैं, तो उसके लिए फिर उन्होंने एक रेटिंग चार्ट दिया होता है कि रेटिंग पे कौन सा टॉप पे गया और वैसे व्यूज में कौन सा टॉप पे गया। अच्छा हैरान कुन बात ये है कि कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि व्यूज में तो बहुत अच्छे जा रहे हैं लेकिन वो वैसे रेटिंग में अच्छे नहीं जा रहे होते। हाँ। लेकिन लेकिन हम जब चार्ट्स बनाते हैं तो हम बनाते हैं दोनों को मुरत्तब करके कि सही। व्यूज भी मुनासिब हो और रेटिंग भी हो। तो हम टॉप 5 की बात कर लेते हैं। Yes. टॉप 5 पे बात चलते हैं। हाँ। नंबर 5 पे हमारे पास है राजा लंदन का। राजा लंदन का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है ड्रामे। देखिए मैं कल भी बात कर रहा था कि ड्रामे ना इस दफा थोड़े से वीक लगे हैं मुझे पूरे हफ्ते में। अच्छा। ड्रामे हम लोगों को स्टार्ट तो करने आते हैं लेकिन उनको एक नहज पे लेके जाना हमारे बस की बात लगती नहीं। अब चूंकि ड्रामे काफी खत्म हो रहे हैं तो वो ड्रामे ना कहीं गुम हो गए हैं। लेकिन खैर राजा लंदन का नंबर 5 पे है। समर जाफरी है, अमीमा है, जावियार है, द नेपो किड, तो ये सब मिलके काम कर रहे हैं। ये आपको कहना जरूरी होता, ये मेंशन करना जरूरी होता आपको। देखिए नैपोज ने एक अपना दौर रखा हुआ है, नैपोज हक खा रहे हैं बाकी लोगों का। वो कहते हैं हम देखिए, लोग आप मेहनत खुद- कर रहे हैं, अगर नेपो किड्स है तो क्या हुआ, हमारा भी राइट है, हम भी मतलब एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। देखिए एक आम इंसान को 10 साल लगते हैं वहां तक पहुंचने में। ये नेपो किड मैं क्या कहूँ, इनको 1 साल में भी कम में टाइम में उनको अच्छे खासे रोल्स मिल जाते हैं तो वो हक खाते हैं उनका जो डिजर्विंग होते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन राजा लंदन का इज एट नंबर 5। ठीक है, ठीक जा रहा है, right. एवरेज है। अगर आप लोगों ने एंजॉय करना है तो आप एंजॉय कर सकते हैं हर मंडे और ट्यूसडे की रात, बल्कि आज ही आएगा रात 8 बजे। ठीक है। हाँ। चलते हैं नंबर 4 पे। शेदाई नीचे आ गया है, पता है आपको? अच्छा, मुझे तो लगा कि अभी थोड़ा उसकी रेटिंग्स बेहतर हुई होंगी क्योंकि अब वो जिस तरह से वो बदला और वो सारा कुछ चल रहा है, रिवेंज। देखिए व्यूज तो बहुत आ रहे हैं। हाँ। लेकिन आई डोंट नो बहुत से राइटर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं कि वो तेरे बिन की ना परछाई बनकर चल रहे हैं। जिस तरह तेरे बिन में आपको याद होगा, अगर आप ड्रामा देखा हो कि मीरब किस तरह से खुद सर हो गई थी बाद में और उसने कोई बात नहीं मानती थी, बिल्कुल वैसा ही एक डीजा वो यहाँ आ चुका हुआ है। और मीराल जो है वो इंतहाई उनका रवैया बहुत बुरा है अपनी दादी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, अब राज उनको पता है कि उनकी माँ को उन्होंने घर से निकाला था, लेकिन अब उस बात को 25 साल हो गए हैं। उनकी दादी है। अच्छा इजाज भाई, मुझे एक चीज इस ड्रामे में ये समझ में नहीं आई, चलिए ठीक है उसके व्यूज अच्छे होंगे या रेटिंग्स में वो कम हो गया है, उसमें थोड़ा सा मुझे ये लगा कि अगर वो अपना घर छोड़ के यहाँ पर रह रही है इन लोगों के साथ में तो इतनी रिजिडिटी किस बात की? वो ये भी तो कर सकती है कि हाँ इन्वेस्टिगेट करा ले, फैक्ट्स देख ले, क्योंकि इवेंचुअली तो उसके माँ बाप ने तो उसकी अच्छी तरबियत की भी है ना, मतलब उसको तो ये पता है ना कि हाउ टू डील विद ग्रेट ग्रैंड्स। क्या पॉइंट है, बहुत आला। देखिए ये तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो मैं भी कहता हूँ, कि आप एक तमीजदार लड़की थी। आपको क्या हो गया एकदम से, आप इतनी रिजिड हो गई हैं, आपको नजर नहीं आ रहा कि एलिया जो है वो फ्रॉड है। आप किसी से बात करें, आप रोज सुबह तैयार होती हैं, उतरती हैं नीचे से महारानी साहबा, कहती हैं कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने। बिल्कुल। और कोई आपको आपके मुंह पे कह रहा है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय, आप क्या चाहती हैं? अच्छा, और वो इतने स्वीटली उनसे पूछ रही है तुम क्या चाहती हो ये बताओ। फिर उसके बाद वो बहुत उनको कहती है मैं आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। भाई एक बंदी आपको मुंह पे कह रही है तो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, आप उठा के फाइल्स दे रही हैं उसे, मतलब वाई? यही वजह है हाँ कि एंजॉय दी लेगेसी, मतलब व्हाट वाज दैट? देखें आप कहाँ से कहाँ पे आई हैं। हाँ वही ना, आम बंदी उठ के आती वो तो पागल हो जाती खुशी के मारे। एग्जैक्टली एक तो खुशी की वजह से पागल हो जाती है, फिर वो ये सोचती कि अगर ठीक है इसमें मतलब ये मेरी कुछ भी है, नानी है, मैं इनकी सुन तो लूं, बात तो सुन लूं। हाँ नानी है, सॉरी दादी कहता हूं हमेशा, नानी है बात तो सुन लूं, सगी नानी है, सगी नानी है, तो मैं अपनी नानी की बात सुन लूं। लेकिन आप उसमें देखिए, अच्छा और उसमें एक्टिंग भी एक जैसी, एक ही तरह का, हर सिचुएशन पे एक जैसा लाइनर लगा हुआ है, हर सिचुएशन पे तब एक इंसान ही को फिर गुस्सा तो आएगा ना। हाँ गुस्सा तो आएगा फिर इंसान वही ना। और फिर इशू ये है कि एक्सप्रेशन भी स्टैटिक, हर सिचुएशन में मैं आपको डिस्ट्रॉय करना, मुझे जब खुशी होगी जब मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब वो डिस्ट्रॉय होने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, भाई वो कुछ कर क्यों नहीं रहे? वो इतने बड़े लोग हैं, मतलब दे कैन चेंज
एनीथिंग। एग्जैक्टली यही तो मैं चीखता रहा हूँ बैठ के पूरे हफ्ता। आपको पता है फिरोज खान के फैन मुझे कहते हैं आप क्यों गए, लेकिन मैं देखो बात ये है कि मैं बायस नहीं हो सकता, क्योंकि जब ड्रामा खराब हो गया है तो मैं उसे खराब कहूंगा। और यही वजह है कि जंजीरें जैसा आम ड्रामा भी इसको 5 हफ्ते से बीट कर रहा है रेटिंग्स के ऊपर। उसकी रेटिंग 12 आती है, इसकी 6 के 7 आती है, 5 आती है कभी। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामे का कॉन्सेप्ट खराब कर दिया गया है ना, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, ये बात होती है। सो लोग अधिक अवाम बहुत कुछ सीखती है ड्रामों से। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी मतलब ऐसे ड्रामा दिखाएं जो रियलिस्टिक हो और जिससे इंसान रिलेट कर सके। मतलब मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो गया शदाई, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा मुझे पर्सनली। आई फाउंड दैट। आप जानती हैं अभी भी 8 किस्तें पड़ी हैं इस निकम्मे ड्रामे की। 8 किस्तों में होगा क्या? मजीद 4 एपिसोड वो मजीद डिस्ट्रॉय की तरफ जाएंगे, फिर वो रियलाइज होगा उनको, फिर उसके बाद वो ओवरकम में कहेगी मुझे माफ कर दे दादी, मैंने क्यों किया था। वही ना, मतलब मैं मुझे थोड़ा सा ये लगा कि उसमें जो उन्होंने स्टार्ट में दिखाया कि भाई एक इस तरीके से जो है ज़बरदस्त किस्म का बैचलर है, उसने अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया है। अगर बिजनेस अली का है तो फाइल्स आपने उठा के उसको क्यों दे दी, उसका क्यों शेयर है? आप तो कहती है ना उसने सारा बिजनेस बनाया, उसके फादर ने बनाया, तो शेयर दें। आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों दे रही हैं कि ठीक है ओके हैव फन, बाकी सब छोड़े। मैं देखूंगी आप बहुत शौक से देख रही हैं शदाई। हाँ बिल्कुल, मैं सारे ड्रामा शदाई नहीं सारे ड्रामाज ही जो मैं देख पाती हूँ। यस, मैं बहुत शौक से मैंने देखना शुरू किया। तो ये हो गया 4 नंबर पे। तो मुझे आपसे बात करने का मजा आता है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 पे है नंबर 3 पे है बस तेरा साथ। हाँ माय फेवरेट। यस देखिए ये भी अच्छा है। देखिए आप अब थोड़ा सा माने इस बात को, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि जो लास्ट 2 किस्तें गुजरी थी वो इंतहाई ड्रैग थी। क्योंकि अब देखिए हमारा ये ख्याल था कि जैसे वो बहू साहिबा यानी अंसा घर आएंगी अनस के, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या थ्रिल आएगा ड्रामे में। लेकिन ना के उल्टा अनस ने अपना बिजनेस भी उनके नाम कर दिया अपने जो है, और प्लस सेकेंडली जो उनकी बहन का ट्रैक है वो नुमाया कर दिया गया है फिलहाल 2 हफ्तों में। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए मैं और इतने लंबे सीन्स उन दोनों के दिखा रहे फरहान के, और मैं सारे फॉरवर्ड करता हूँ। Don't like romancing them. सीरियसली नहीं, वो कोई काम मतलब उसमें कोई हर चीज को ड्रैग कर रहे हैं। अगर वो म्यूजिक है तो वो भी बड़ा प्रोलॉन्ग हो रहा है। ये नहीं कि उस ड्रामे को देखते वक्त आप कहते हैं यार काम की बात हो, मतलब कंक्लूजन क्या आ रहा है, काम क्या है इसमें, मतलब इसका मकसद क्या है। वो तो ज़ाहिर है दोनों साथ हैं तो ऑब्वियसली वो तो उन्होंने दिखाया कि जी हस्बैंड वाइफ है, बट उन्होंने आके इतना डिले प्रोसेस। अब वो जो अनस है वो अंसा को इस बात के ऊपर जो है वो बता रहे हैं कि भाई आप तो अंसा जमील हैं, आप तो किसी से डरती नहीं है, ये उनको बताने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब वो दोबारा से एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बहाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि और कितने दिन तक वो एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बहाल करते रहेंगे और कब वो इनिशिएट करेंगे। देखिए मैंने एक बात कल कही थी कि मुझे लगता है कि ये मरहुमा सायरा रजा का स्क्रिप्ट है, लेकिन शायद वो इसको कंप्लीट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सुना है कि उनके किसी रिश्तेदार ने उसको पूरा किया है। तो वो नजर आ रहे हैं हमें झोल नजर आ रहे हैं। ये बातें कौन बताएगा आपको व्यूअर्स, ये बातें कौन बताएगा आपको? ये तो देखिए जब सायरा ने लिखा था मेरे हमसफर हानिया वाला, तो वो क्या ड्रामा था वो, और उसमें बिल्कुल फ्लॉज नहीं थे। ये फ्लॉज से भरा हुआ है इस वक्त। और ऊपर से बताऊं मेन बात क्या है कि मुझे ये लाडलियां पसंद नहीं आती फरहान की और सना जावेद की। मैं क्या करूं, मतलब आपकी जो एज ब्रैकेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको ये मजा नहीं आ रहा। मुझे तो बस मतलब मुझे थोड़ा सा ये होता है उसके अंदर एजाज भाई कि फरहान उसको कहता है कि मैं, मतलब उसका कहने का मतलब ये कि मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो तो ऐसे ही है, जो करना है तुम कर लो, लड़ना है तो तुम लड़ लो, मैं सिर्फ फाइट कर सकता हूँ लेकिन मैं मुंह से बात नहीं कर सकता, मैं अपने हक की बात नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सा ना इस चीज से होता है कि भाई आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब आप इतने मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये समझ नहीं आ रही। आपको याद है वो जो बर्थडे सीन था वो कितना बचगाना था, जो साथ उनको सब लोग वेलकम कर रहे थे कॉलेज में, वो सारे बच्चे मासूम से थे मास्टर्स के। ये दोनों बीच में खड़े हुए अम्मी अबू बन के बीच में खड़े हो गए थे आगे। तो मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक ये ड्रामा भी मुझे अनरियलिस्टिक ही लगा। और इसको क्या 3rd नंबर दिया आपने? देखिए 3rd पे देखिए असल में देखिए रेटिंग्स बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? आम आवाम जो है ना वो रिलेट करती है इन बातों से, बहुत खुश होती हैं। जहाँ जुल्म मजलूम की कहानी हो, हमारी आवाम तो
डिशो खुशी हो जाती है वहां पे। सो नंबर 3 पे ही आ गया है। नंबर 2 पे कौन सा ड्रामा है जानती हैं आप? नंबर 2 की बात जंजीर। करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर Sure, हम sure, बात sure. करेंगे सेकंड नंबर पे कौन सा ड्रामा है। और फिर एजाज भाई से ये भी तो पूछना है कि आजकल कौन कौन से नए ड्रामास जो हैं वो इन्हें। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ड्रामास के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एजाज भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज भाई, आपकी नज़र में सेकंड नंबर पर इस वक्त कौन सा ड्रामा है, क्या रेटिंग से बताएं? जंजीरें। देखें, आप सोचें, आपकी मंगेतर इतने, देखें गिले, मैं क्यों गिले कर रहा था याद है आप सब में? मैं गिले क्यों कर रहा था आपसे? क्योंकि गिले हैं। देखें, कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। देखें, आपकी मंगेतर गुम गई, आप कोई होश नहीं, आप तलाश किया थोड़ा बहुत, फिर आप दोबारा अपने कल्फ लगे कपड़ों में दोबारा घूम रहे हैं साइड वाइड पे। फिर आपको पता है कि रबिया तो है ना मेरे पास, अगर वो मर भी गई है तो रबिया तो मेरे पास ही है। रबिया साहिबा जो है वो कभी पक्की खिला रही हैं दादी को, कभी कभी कुछ कर रही हैं। और अननेसेसरी। देखिए, मुझे एक गिला ये है बड़ा इस वक्त जंजीरें से कि आपने हमारे विलन जो उस्मान जावेद तौरसम था उसको 6-7 किस्तों से आपने पीछे कर दिया। अच्छा वाला विलन था, वो बैकग्राउंड में साजिशें कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब उसको नुमाया नहीं करे, जस्ट टू शो कि दानियाल जफर को आपने नुमाया करना है एज अ हीरो, और वो आप दिखाना चाह रहे हैं। आपने बाकी सब कैरेक्टर्स को रौन दिया है। अब वाई टू शो दैट वो देखिए, वो जो नौकरानी है उसके मेकअप के सीन्स इतने बड़े कर दिए हैं, और जो उसका भाई है जो कातिल है उसको भी नुमाया कर दिया है। सेकेंडली, मुझे एक सवाल करना है जंजीरें की टीम से कि क्या आपके एरिया में पुलिस नहीं होती? कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? वो भी उन्होंने खुद बनानी होगी शायद। कभी पुलिस नहीं दिखाई ढूंढते हुए, कुछ दिखाओ भाई, कुछ करो। अकेले एरिया में हवेली दिखाते हैं वो, वहाँ कुछ ऐसा दिखाते हैं जैसे किसी जजीरे पे वाक़ है ये हवेली। भाई आपने उसका प्रोटोकॉल तो दिखाएं, आप मतलब उसकी फील तो बताएं कि उसमें कोई फील है। 5 कैरेक्टर्स हैं, इतनी बड़ी हवेली है, वो बस वही दिखाते हैं, फिर वो अंदर के सीन्स दिखा देते हैं। और अब वो वो जो अगर आप देखें, वो जो दादी हैं वो क्या है बेचारी, सिर्फ बीमार होने के लिए बैठी हैं पूरे ड्रामे में। कभी वो गिर रही हैं, कभी कुछ हो रही हैं जी। बीबी जान, आपको सब पता है। अच्छा, बीबी जान क्यों आज मैं सबको बताऊं कि वो पहली होस्ट हैं। मैंने बहुत सारे टीवी शो से किया होता है, लेकिन जो पहली होस्ट हैं जिनका पूरा होमवर्क होता है वो देखती भी हैं शौक से ड्रामे। आई एम हैप्पी, गुड, थम्स अप। अच्छा, बीबी जान जो है वो ये कहते हैं एजाज भाई कि भाई अभी तक जो है वो जो लड़की है वो नहीं मिली, वो जिसको ढूंढ रहे हैं, वो जो उनकी मंगेतर है, अभी तक वो अनअवेयर हैं। वो कहती जी मिल जाएगी, रबिया कहती जी मिल जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो उनको कब कम्युनिकेट करेंगे कि भाई शी इज फाइनली नो मोर। आपको पता है कहानी ये है कि वो भाई उसको दफना चुका है। कैन यू इमेजिन? हाँ वही तो, और वो अभी तक ढूंढ रही है। चुका है। अभी वो मिलेगा उनको तकरीबन 4-5 किस्तों के बाद। सही। और मैं नाजरीन को बता दूं एक बड़ी खास बात, जो बड़ी अंदर की बात है, कि इस ड्रामे में बहुत जल्द इस हफ्ते या मैक्सिमम अगले हफ्ते एक और कैरेक्टर मरने वाला है। अब आप खुद सोचते रहें, हाँ जंजीरें में ना एक और कैरेक्टर मरने वाला है। अब वो कौन है वो आपको खुद सोचना होगा ना। अच्छा, यही मैं सोच रही हूँ कि भाई अब कौन। लेकिन अगर खैर उसने इन्वेस्टिगेशन रबिया ने शुरू कर दी है कि हवेली में क्या कुछ हो रहा है। नौकरानी को टेंशन दे दी है उसने, और उसने कहा है कि नहीं भाई अच्छे थे। हाँ। अच्छा, उसमें जो सजल ने एक्टिंग की है ना, वो जो पार्ट था वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि आई कैचिंग था। मतलब उसमें उसने वाकई उस पार्ट में अच्छी एक्टिंग की सजल ने ना, जब वो कहती है मेरी 2 आंखें आगे हैं, 2 आंखें पीछे, वो बड़ी, हाँ 2 पीछे, वो मुझे बड़ा क्यूट लगा था उसका। देखिए एक बात क्या है, सजल इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, और उस्मान जावेद जो तौरसम कर रहे हैं, इन दोनों ने ही ड्रामा संभाला हुआ अपनी एक्टिंग से। वरना दानियाल ने तो बड़ा गर्क कर ही दिया था अपने एक्सप्रेशन से। लेकिन चले कोई बात नहीं, अब दानियाल को फायदा तो हुआ है इस ड्रामे से भी। उसका एक्सप्रेशन एक ही जैसा है, वो उसको लगता है हर टाइम पे कुछ, मतलब हर टाइम पे सैड ही रहना है। मतलब सैड भी रहते हैं लेकिन थोड़ा एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन वो उसने अपना सैड ही एक्सप्रेशन दिया। उसको कह रहा है कि पता नहीं तुम में क्या है कि मैं तुम्हारी बात सुनने लगता हूँ।
तो ये जनाब इसमें से बहुत सारी इसमें है, बहुत हाँ, मैं क्या बोलूं। नंबर 2 पे है जंजीरें। नंबर 1 गेस करें अगर आप इतनी हैं ड्रामा बताएं। भाई नंबर 1 मेरे हिसाब से न्यू की बात कर रहे हैं आप तो जो चल रहे हैं नहीं पूरा चल रहे हैं उसमें नंबर 1 पे हैं डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू जो है ना, देखिए उसकी 4 साथ बाकी हैं अब। और बिलीव करें कि दिस ड्रामा इज फ्लॉलेस। वो हम थोड़ा थक गए हैं साबित तौर पे कि डॉक्टर शाहनवाज अब क्या नया रूप धारेंगे और सब। लेकिन एजाज भाई डॉक्टर बहू ना मैंने आपके कहने पे देखना शुरू किया था और वो मैं उसकी पिछली बहुत सारी एपिसोड तो नहीं देख सकी, लेकिन अभी जो रिसेंट मैंने देखा उसमें मैंने ये देखा कि वो मान गए, कुबरा खान मान गए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल। और वो और वो उसका भाई चला गया है तो उन्होंने जाके बेटा और बीवी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहती है जी वापस आना है जी, वापस नहीं जाना एंड ऑल दैट। बट आप इसकी रेटिंग के हवाले से बताएं और मजीद इस ड्रामे के हवाले से बताएं कि अभी क्या तो टॉप नॉच है। आप मानती हैं कि इस वक्त ये ड्रामा हमराही को पिछले 10 हफ्तों से बीट कर रहा है? हमराही तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई एआई बेस्ड ड्रामा है। आप अभी आप छोटे हो एज में मुझे हमराही नहीं समझ में आ रहा सीरियसली। नहीं देखिए, अच्छा हमराही तो खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं खाली बात करता डॉक्टर बहू की। हमराही जो है ना वो तो अजीबोगरीब ड्रामा है। और जब मैं बात करता हूँ उसको अजीबोगरीब की तो लोग कहते हैं कि तुम क्यों बुराई करते हो दानिश से। दानिश से मेरा दोस्त है यार, मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट बडी है। ठीक है वो अपनी जगह सही एक्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने प्लेसमेंट ही सही नहीं की, वो स्क्रिप्ट का ही शायद स्क्रिप्ट वीक है इसलिए हमराही जो है वो इस वक्त उसकी भी 5-6 किस्सें पड़ी हैं अभी। तो देखें अभी कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये है कि जो अगली किस्त आ रही है ना उसमें जो उसके फादर हैं वो अपना इकबाल जुर्म कर लेंगे उनकी बहन के सामने कि मैंने ही मारा था तुम्हारी बहन को। ड्रामा अपने एंड पे ही है इस वक्त, ड्रामा एंड पे है। लेकिन अभी हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे ड्रामों के जो आने वाले हैं नाजरीन और आप लोगों के दिलों की धड़कन बनने वाले हैं। एक ड्रामा जो डॉक्टर बहू को रिप्लेस करने जा रहा है, दैट इज दर्रे निजात। दर मीन्स दरवाजा और निजात मीन्स क्या नाम बताया जज भाई आपने? दर्रे निजात। अच्छा सही। और ये ड्रामा बहुत डिफरेंट होने वाला है। पहली बात सुन लें आप लोग, ये दिखाएगा कि किस तरह इस्लाम जो है हमारा मजहब, हमारा प्यारा मजहब, किस तरह हमारी लाइफ पे इन्फ्लुएंस करके हमें सही राह पे ले आता है। सो दर्रे निजात देखिएगा। दुर्रे फिश आ रही हैं स्लिम ट्रिम होके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और ऑल आर एक्साइटेड। ये ड्रामा डॉक्टर बहू को रिप्लेस करेगा अगस्त के पहले हफ्ते में। और साथ में उनके हैं नमीर खान होंगे। नमीर खान आप जानते हैं, जी नमीर खान, जी बिल्कुल। बट द मेन हीरो हैं वो हैं जो कि ड्रामे की प्रोड्यूसर भी हैं, शहरियार मुनव्वर। सो ये तीनों ट्रायो है। और आपकी इत्तला के लिए कि आपकी प्यारी मिराल भी इसमें स्पेशल अपीयरेंस में है, फ्लैशबैक में आएगी। सहर हाशमी भी हैं इसमें, लेकिन वो एक स्पेशल अपीयरेंस में है। और एक और ड्रामा इसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ जो अभी शुरू हुआ है वीकेंड पे, दैट इज आपकी इज्जत। यस मैं भी इसी बारे में बात करने वाली थी। मैंने सोचा था एजाज भाई से मैंने इस बारे में जरूर बात करनी है। एजाज भाई मुझे नहीं पता आप इस ड्रामे पे क्या कमेंट करेंगे, बट मैंने ये ड्रामा देखा, मुझे तो आई कैचिंग लगा। मुझे तो लगा ये पहली एपिसोड से इसने जो है ना वो जान पकड़ ली है। देखिए आई एम हैप्पी कि यू लाइक इट, क्योंकि ये ड्रामा उमैरा अहमद ने लिखा है, ये भी उमैरा ने लिखा हुआ है। और एहसन खान द माइस्ट्रो ऑफ एक्टिंग, और उर्वा का कमबैक है। उर्वा भी शानदार लग रही हैं और दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और ये मैं एक बात करूंगा हाउसवाइफ्स के साथ, अगर आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, तो ये ड्रामा उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। वो ये देखने बिल्कुल और सही इस तरीके से भी होता है। और एहसन खान जो एक्टिंग कर रहे हैं और जिस तरह से जो सानिया सईद हैं वो कितनी जबरदस्त मदर बनी है, मतलब वाकई में वो मदर बनी है। और मजा आ गया। ये वो ड्रामे थे ना जो एक जमाने में ना आता था ना, पीटीवी पे आते थे पुराने ड्रामे, स्लो वाले, लाइट म्यूजिक। ये वो ड्रामा हमें रिमाइंड करवा रहा है कि जैसे क्लासिक्स में आ रहा है। और इसमें सैफ अली खान भी हैं, इनका एक अहम रोल है, जो तमाशा विनर है वो भी हैं इसमें। तो उनका भी जल्दी इसमें रोल नुमाया हो जाएगा। वो आ तो गए हैं सेकंड किस में सब्जी वाला, लेकिन अभी वो थोड़ा और उनका रोल बढ़ना है, उनका अहम रोल है ड्रामे में। तो नंबर 1 सही, ये तो हो गई आपकी इज्जत की बात। ये जो नया ड्रामा शुरू है, अच्छा नंबर 1 पे डॉक्टर बहू है और फिर सेकंड नंबर पर हो गया जंजीर। चले एजाज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आता है हमेशा एजाज भाई से बात करके। एजाज भाई जिस तरह से हमें बताते हैं ड्रामास के हवाले से कि कौन सा एक्टर क्या कर रहा है,
हमें बहुत सारी जो है वो खबरें मिल जाती हैं एंटरटेनमेंट की, और पता चलता है भाई हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस ड्रामे में जो अगर कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो उसकी वजूहात क्या हैं। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारे सोशल साइट पर, और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।